नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। साल 2020 से लेकर 21 तक चिराग पासवान के लिए बहुत संघर्षों वाला वक्त था। पहले पिता का निधन, उसके बाद पार्टी परिवार का टूटना और उसके बाद कहा यह गया कि एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसमें हर हाल में चिराग पासवान को फंसना ही है। लेकिन चिराग, चूंकि आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी जो 2020 में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 21 में चर्चा कर रहे थे, कि जो चक्रव्यूह आपके अपनों ने ही और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तैयार किया था आपके लिए, आपने कहा कि इस बार अभिमन्यु वध नहीं होगा, कैसे निकले? ये कितना संघर्ष वाला साल रहा और किस तरीके से आज आप इस स्थिति में हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी के साथ आपने 5 सीटों की डील कर ली, जो कि आपके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके शुभचिंतक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि आप 5 सीटें एनडीए के साथ मतलब गठबंधन में आ जाएंगे और आप बात कर लेंगे, डील फाइनल कर लेंगे। देखिए, ये बात तो क्लियर और आपने ठीक ही कहा। इस बात को मैं अक्सर कहता था कि इस बार अभिमन्यु वध नहीं होने दूंगा। चक्रव्यूह तैयार किए गए, रचेता मेरे कई अपने ही थे उसमें। ठीक है, एक राजनीतिक स्तर पर मुझे हराने की, मुझे पराजय करने की पूरी तैयारी की गई थी। पर ऐसे में मुझे लगता है संघर्ष, अगर आप ईमानदार मेहनत करें और संयम के साथ मेहनत करें, मुझे लगता है पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में वो जल्दबाजी हो, वो तत्परता, वो अधीरपन हो कि अभी चाहिए अभी चाहिए, मुझे लगता है 3 साल मैंने, मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बिना किसी उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बिना किसी ऐसी सोच के हम लोग सिर्फ कार्य करते गए, मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए। पापा ने, राजनीति का स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। पापा ने मुझे ये सिखाया था कि अगर कभी राजनीति में कुछ समझ में नहीं आए, दुविधा में हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो, तो जनता के बीच चले जाओ, अपने आप रास्ता दिखेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं सीधा बिहार गया, लोगों के बीच रहा, उनके जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहा, उनकी बात करता रहा, उनसे बात करता रहा और धैर्य रखा। और मुझे लगता है उस धैर्य को, अगर मैं गठबंधन का भी जिक्र करूं, 5 सीटों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है उस धैर्य, उस परिश्रम को गठबंधन ने भी सम्मान दिया। लेकिन क्या इत्तेफाक है कि जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो आपके पास कुछ नहीं था, शून्य पे थे आप। आज 5 सीटें हैं और सबसे बड़ी बात की, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो चाचा ने भी आपको अनाउंस कर दिया है कि अब तो हम 40 सीटों पे समर्थन करेंगे। उन 40 सीटों में हाजीपुर की वो भी सीट है जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और जहां से कुछ दिन पहले तक कहा पशुपति पारस ने कि हम वहां पे चुनाव लड़ेंगे। एक अंदर खाने की मैं बात पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप बताएंगे खुलकर। हाजीपुर से वहां पशुपति पारस चुनाव लड़ने जा रहे थे, महागठबंधन में उनकी बातें भी चल रही थी, लेकिन ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि आपकी तेजस्वी से बहुत अच्छी बातें होती हैं, लालू प्रसाद से आपके बेहतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी बोलते नहीं है। तो क्या ये डीलिंग आपने उधर की है कि हाजीपुर से उनको टिकट मिला नहीं और आगे समर्थन देने? प्रभु मैं इतना ताकतवर कब बन गया मुझे ही नहीं पता चला कि मैं इतनी डील सेट कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो मतलब ऐसी चर्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कतई ऐसा नहीं है रीमा जी। मैं खुद अपने लिए संघर्ष कर रहा हूँ। लिटरली मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली गई थी। मुझे मझधार में डूबने के लिए ना सिर्फ छोड़ा गया था, बल्कि पत्थर मारे जा रहे थे टू मेक श्योर कि मैं डूब जाऊं। ऐसे में आज जब मैं किनारे पे आया हूं, तब ज़रूर 4 लोग आगे आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और मुझे बाहर निकालते हैं, पर जब मैं डूब रहा था उस वक्त कोई नहीं था। तो ऐसे में मेरी चिंताएं सिर्फ मेरे लिए थी। मैं अपने लिए कार्य कर रहा था कि गठबंधन में कैसे मुझे सम्मानजनक, आज से 3 साल पहले किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि चिराग पासवान को, हाजीपुर तो छोड़ दीजिए, लड़ने के लिए कोई गठबंधन सीट दे देता। इसीलिए मैंने चक्रव्यूह का जिक्र किया। बिल्कुल। तो ऐसे में मैंने सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित किया अपने ऊपर। मतलब बात की थी तेजस्वी से आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ऐसे अपने नॉर्मल लिए कॉल अभी इन दिनों नॉर्मली बात होती है। बात हुई है लास्ट टाइम जब उनके यहाँ बिटिया हुई थी, मेरी भतीजी है और बहुत खूबसूरत बच्ची है, तो नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, वो 1 साल पुरानी बात हो गई अभी बिटिया को। हाँ, तो इस बीच में ऐसा कोई ऐसा मौका आया नहीं कि ज्यादा क्योंकि ऐसी चर्चा। बट हैविंग सेड दैट, मैं नहीं शाय अवे कर रहा, मैं नहीं भाग रहा आपके सवाल से। मेरी बात होती है, मैंने बोला मेरा छोटा भाई है, तेजस्वी से मेरे वो रिश्ते हैं, उनके परिवार से, और मेरे ही नहीं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे पिता के उतने। क्योंकि चाचा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, कल वो कहते हैं कि नहीं अब तो हम 40 सीटों पे समर्थन दे रहे हैं। मतलब ये कैसे हुआ? और चाचा अगर समर्थन दे रहे हैं तो क्या चाचा का कोई कॉल आया है? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। आपसे कोई बात हुई है? मेरे नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, मुझसे कोई बात नहीं। तो गले लगाएंगे चाचा को? अब ये क्या है, ये
मेरा व्यक्तिगत मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। ये मेरा पारिवारिक मैटर है, ये राजनीतिक मेरी मैं पार्टी से जुड़ा राजनीतिक हुआ तौर पे बोल रही हूँ, मैं पारिवारिक तौर पे नहीं तो पूछ हाँ रही तो हूँ। राजनीतिक क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है बाकायदा, हाँ। क्लियर उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पे समर्थन, एनडीए को 40 सीटों पे बिल्कुल समर्थन, अच्छा है। मतलब उसमें चिराग पासवान की 5 सीटें भी है और उसमें चिराग पासवान की वो हाजीपुर सीट हाजीपुर भी भी है है। जहां से वो लड़ने का दावा ठोक रहे बिल्कुल थे। इसलिए मैं नहीं, गले अच्छी लगाने बात की है गठबंधन को वो समर्थन करें, बट गठबंधन भी ये जानता है कि आपने सारे दरवाजे खटखटाने के बाद यू हैव नॉट पॉसिबली ऑल द डोर्स, वहां से रिजेक्शन होने के बाद आज आपने गठबंधन में आने का आपने अगर ये सोच, अगर ये क्लैरिटी अगर शुरू से ही होती मतलब तो वो कल शुरू के से दिन को एक और शुरू बड़ी में- जीत मानते हैं जब चाचा ने खुद बोल दिया कि समर्थन करेंगे। मैं कोई जीत नहीं, सुनिए मैं ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, मैं मेरा जो व्यक्तित्व है जो मुझे पर्सनली जानता है ना, मैं अपने पे मैं जरूर मैं प्राउड फील करूंगा, मैं पार्टी की उपलब्धि पे मैं क्योंकि गर्व आजकल महसूस विरोधियों करूंगा। को गले लगा रहे हैं, मैं आ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसलिए मैं गले लगाने वाली अपने बात पे पूछ रही गर्व हूँ। करूंगा, बट किसी दूसरे की हार या किसी दूसरे को परेशानी में देखकर मैं खुश हूं या उसका जश्न मनाऊं, मैं कतई ऐसी सोच ठीक वाला है, आदमी नहीं हूं। अब हम उस गले लगाने की बात कर रहे हैं। जब से आपने राजनीति में कदम रखा और खासकर अगर 2020 से आपको लोगों ने, बिहार के लोगों ने खासकर ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, तब से आपकी राजनीति का जो पूरा पैटर्न रहा या तरीका रहा वो नीतीश कुमार के विरोध में। आपने हर मन से, यहां तक कि जिस दिन 2 महीने पहले जब सरकार वहां पे नई सरकार का गठन हो रहा था, पुरानी सरकार टूट रही थी, तब भी आपने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ मैं रहूंगा। लेकिन एक तस्वीर जो है जिसमें आप नीतीश कुमार से बहुत खुशनुमा माहौल में मिल रहे हैं, वो तस्वीरें उन लोगों को चुभ रही है जो आपके जमा पूंजी है। इसलिए मैं चाचा वाले एंगल को भी लेके आ रही थी कि अगर नीतीश को गले लगा रहे हैं तो फिर चाचा को गले लगाएंगे, या मतलब सारे विरोधी को अपना रहे हैं आप आजकल। पहली बात तो मैंने नीतीश जी को नहीं, वो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया। जिस तरीके से वो मुझे जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही हैं, पिक्चर सेज इट ऑल, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। राजनीति में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम लोग देश का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और राजनीति में हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित, और कुछ बच जाए तब आप अपने व्यक्तिगत हित की चिंता कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, उसके लिए गठबंधन का मजबूत रहना जरूरी है। अब ऐसे में अगर गठबंधन के दो घटक दल आपस में ही अगर उलझ जाएंगे तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा और लाभ विपक्ष इसका लेगा। ऐसे में जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब लार्जर पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपकी सियासी जमापूंजी नीतीश विरोध के चेहरे हैं। वो जनता है जो नीतीश कुमार को नहीं पसंद कर रही है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं। मैं बिल्कुल तो फिर कहीं ना कहीं आपके वोटर निराश होंगे। नहीं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मतलब आप किस तरीके से जाएंगे चुनावी माहौल में, क्या कहेंगे? देखिए, आज की तारीख में ये बिहार के चुनाव नहीं है, हम लोग देश के चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान पर, मैं सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर रहा हूं, किसी को डिमीन या डाउनसाइज करके आगे बढ़ने की मेरी सोच नहीं रही है। ऐसे में बिहार की जनता ने मेरा साथ दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विषय को लेकर, उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा आज भी कायम है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इन तमाम बातों को गठबंधन के भीतर उतनी ही मजबूती और प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा। बट आज की तारीख में प्राथमिकता लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री हैं, तो आज की तारीख में मुझे लगता है गठबंधन में किसी भी तरीके की दरार या मतभेद गठबंधन को नुकसान देंगे। मैं आपकी इस बात को मान ली कि ये पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाने का चुनाव है, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं आप भी इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि अगले 10 साल, 5 साल या 15 साल में आप खुद को सीएम देखना चाहते हैं वहां पे, ये सच है या नहीं? पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आपके कार्यकर्ता तो चाहते हैं, उनकी सोच का मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या दिल्ली की राजनीति करनी है या बिहार की राजनीति करनी है, पहले क्लियर कीजिए। बिहारी हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है बिहारी हूँ तो सीएम बनना ही है। जिस बीजेपी के साथ है वहां पे सम्राट चौधरी खुलकर कह रहे हैं कि अगला जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा। कार्यकर्ता भी एक सुर में दिल्ली से मांग करते हैं कि हमें बीजेपी का ही सीएम चाहिए। नीतीश कुमार अभी आपके गठबंधन में है ही है, एनडीए के चेहरा, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं या हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। और आपका भी सपना है 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में आप अपने आप को नीतीश कुमार के जगह पे या बिहार के सीएम के तौर पे देखेंगे ही। आपके कार्यकर्ता यही चाहते भी हैं, एक युवा नेता के तौर पे, विकल्प के तौर पे आप उभर भी रहे हैं, ऐसे आपने खुद को स्थापित भी किया है। अब कैसे ये सब कुछ सेट करेंगे आप? So we'll cross the bridge when it comes now.
इतनी क्या जल्दी है? नहीं, फिर भी हम चाहेंगे ना, क्योंकि अभी पहले अभी लोकसभा- आप जहाँ पे हैं अभी पहले वहां से कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। अभी पहले लोकसभा जीत लेते हैं ना, हाँ, उसके बाद जब चुनाव तो की बात आएगी फिर हम लोग बात क्या करेंगे ना इसमें। 2025 में फिर से अकेले चुनाव लड़ेंगे? अभी लोकसभा को लेकर ये एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ और पहले से ज्यादा मजबूत गठबंधन है। जब लोग पूछते हैं कि भाई आप 40 की 40 का दावा कैसे करते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 39 में 3 दल थे, आज 2 और मजबूत दल हमारे साथ जुड़े, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। तो मैं मानता हूँ जो एक सीट हम लोगों से रह गई थी किशनगंज वाली, वो भी हम लोग जीतेंगे। अगेन प्रायोरिटाइजिंग इट, जो मैंने राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते मैंने सीखा है, प्राथमिकताएं तय करना होगा। प्राथमिकता लोकसभा है, पहले इसको तय करते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव में देखेंगे ना कौन किसको सीएम बनता है, कौन किसको बनाता है, कौन किसके साथ मजबूती देकर उनको आगे लेकर चलता है। बट एक बात है, भाजपा लोजपा, मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना आदर है, मैं कतई उनकी सोच के विरोध में कभी नहीं जा सकता। 2020 भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण था। हाँ, कुछ हो गया, मैं उनके विरोध नहीं गया और प्रधानमंत्री जी से हमेशा वो इज्जत मान सम्मान मुझे मिलता रहा है, तो उनके प्रति मेरा समर्पण भाव है। 4 तारीख को जमुई में जा रहे हैं, पहली बार। सोचिए। ये इत्तेफाक है या क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। अभी तक आपकी कर्मभूमि, अभी आपके जीजा जी वहां से हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी, अब मेरे लिए ये अब ये वो विषय है जिसमें मुझे गर्व महसूस होता है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार आ रहे हैं चुनावी प्रचार में, 2024 के चुनावी रण में पहली बार बिहार आ रहे हैं और सीधा जमुई आ रहे हैं, जमुई आ रहे हैं, जो मेरी अभी तक की कर्मभूमि रही है। ये हनुमान के लिए स्नेह है या इत्तेफाक है? मुझे नहीं पता जो भी है, बट मुझे अच्छा लगता है। एक टिकट वितरण को लेकर बहुत सवाल है आपके पार्टी के अंदर में भी, विरोधी भी, ट्विटर, सोशल मीडिया, सब जगह कुछ चर्चाएं चल रही है। मैं उस पे चाहती हूं कि आप अपनी बातें रखें, क्योंकि आपको जाना कार्यकर्ताओं के बीच में है और आपकी जिम्मेदारी और किसी के लिए हो ना हो, उस वोटर के लिए है जो आपको वोट करने वाला है, और उस कार्यकर्ता के लिए जरूर है जो इस संघर्ष के दिनों में आपके साथ रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा है। शांभवी का नाम आ रहा है, जो अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी कौन है? नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, और नीतीश कुमार के खिलाफ ही आपने राजनीति की, तो ये कैसे हुआ? फिर परिवारवाद वाले एंगल को मैं लेकर आऊं तो हमेशा से पीएम मुखर रहे हैं, आपने अपने जीजा जी को टिकट दिया, तो ये आप अपने कार्यकर्ताओं या फिर जो वोटर हैं उनको कैसे मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, और जब मेरे 500 कैंडिडेट आप देखें, जिसमें मेरे अलावा शांभवी हैं, अरुण भारती हैं, राजेश वर्मा हैं, वीणा देवी हैं, इनमें रिप्रेजेंटेशन आप देखिए। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं करता, मैं कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में मैं विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, मेरे लिए गरीबी एक बहुत बड़ी जाति है। मैं इन तमाम चीज़ों पे मैं विश्वास रखता हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा सोच सामने आए, पढ़े लिखे युवा सामने आए। कौन किस परिवार से है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका जीजा है, कौन किसका भाई है, इन तमाम चीज़ों से उठकर आप मेरे प्रत्याशियों की काबिलियत को देखिए। युवा हैं, यंग फेसेस, पढ़े लिखे। मेरे जीजा जी की पूरी मैंने जो सवाल काबिलियत, पूछा वो उनके लिहाज से पूछा जो लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मेरे जीजा जी की काबिलियत को समा दिया जाता है बस इतने भर में कि वो मेरे जीजा हैं। जीजा जी हैं। बट आप देखिए, वो व्यक्ति लंदन से पढ़कर आया है, एमबीए की डिग्री है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने पाँव पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। शांभवी जितनी पढ़ी लिखी हैं, राजेश, ये तमाम वो युवा चेहरे हैं जो बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखते हैं। और मैं हमेशा से मैं पक्षधर रहा हूँ कि राजनीति में ऐसे लोग आए। कल को जब ये लोग सदन में जाकर बिहार की आवाज उठाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन वो आप बिहार का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो बिहार और बिहारियों की छवि अभी तक बनाई गई लेकिन है। आप ये तो मान के चल रहे हैं ना कि बिहार में जाति आखिरी सच्चाई, आप वैसे तो देश में, लेकिन बिहार में लेट्स ट्राई एंड कम आउट ऑफ इट ना, शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी महागठबंधन होगी। में जो लालू प्रसाद यादव ने जो सीटों का पूरा समीकरण तैयार किया है, उसमें कास्ट पॉलिटिक्स ही रखी है, और खासकर आपकी जहां जहां सीटें हैं वहां भी उसी तरीके से है। वीणा देवी को लेकर एक और एंगल का सवाल है, लेकिन पहले मैं फोकस करती हूँ कि वहां भी उन्होंने कैसे चेहरे को उतारा है जो एनडीए का वोटर रहा है, तो आप कैसे वीणा देवी वहां से जीत पाएंगी इस बार? जो मतलब लालू प्रसाद के जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं बिहार में, उसको कैसे आप भेद पाएंगे? मैं राजनीति में कभी भी किसी को डाउनसाइज करके या अपने ओपोनेंट, आप आर्काइव में निकालिएगा, मुझे लगता है 10 साल हो गए मुझे सांसद बनने को, आज तक मैंने
कभी अपने ओपोनेंट का शायद नाम भी किसी मन से मैंने नहीं लिया होगा। मैं खुद की लकीर इतनी बड़ी खींचना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं आगे निकल जाऊँ। वैशाली सीट का आपने जिक्र किया, जिस समीकरण का विपक्षी प्रत्याशी हैं, आप उस समीकरण का आप जिक्र कर रही हैं कि वो एनडीए का वोटर रहा है। मैं मानता हूं अंतोगत्वा एवरीथिंग बॉल्स डाउन उस नेता पर, उस नेता के नेतृत्वकर्ता पर। जब ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है जिसमें चिराग पासवान मजबूती से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं, जीतन राम मांझी जी खड़े हैं, जब ये नेतृत्वकर्ता उस नेता को पीठ पर अपना हाथ रखकर खड़े हैं, ऐसे में जनता का विश्वास उस चेहरे पर जाएगा। विपक्ष का तो मुझे अभी तक चेहरा भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किस चेहरे पे ये लोग चुनाव लड़ने, कल को कोई आएगा तो कौन क्या करेगा। बिहार के हिसाब से हाँ, बट अगर मैं कि वहाँ जो कास्ट समीकरण लालू प्रसाद यादव ने, इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं चुनावी मैदान में, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, तो शायद कुछ अलग हो सकता है। 2019 की तुलना में ये चुनाव कास्ट बेसिस पे हो तो कुछ अलग परिणाम होगा। इस एंगल से मैं आपसे पूछ रही हूं। ये हर चुनाव में कहा जाता है। हाँ। 2019 में तो मेरे चुनाव को लेकर यह अनाउंस ही कर दिया गया था कि चिराग पासवान तो जमुई से हार रहे हैं वोटिंग के बाद। ये क्योंकि फर्स्ट राउंड में जमुई की वोटिंग हो जाती है और बाकी के 7 राउंड में हर मंच पर यही सुनता रहा कि आप तो हार रहे हैं, आप तो हार रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अंतोगत्वा जनता ही मालिक होती है, वो किसका साथ जाती है, किसके साथ नहीं जाती है। बट जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में जिस समीकरण का जिक्र आप कर रही हैं, उसी समीकरण की मैं बात कर रहा हूं कि आज ये 5 मजबूत दलों का ये समीकरण है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग जीत रहे हैं। और जिस पर्टिकुलर सीट पे, जिस पर्टिकुलर प्रत्याशी की आप बात कर रही हैं, अगर हम लोग फिर जाति पे भी जाएं, तो कल का जिस तरीके से उनका एक शर्मनाक बयान उनका सामने आया, मुन्ना शुक्ला का, ये उचित नहीं है। और फिर भी उन्हें कैंडिडेट बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत चर्चा चली कि उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन ये चर्चा चली कि ये बहुत ही मतलब ऐसा बयान है कि किसी जाति को नीचा दिखाने वाली बयान है। जाति ही नहीं, पूरे जमात पर इस तरीके से टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। वीणा देवी को लेकर मैं सवाल पूछूंगी। हमने अमूमन आपसे सुना, हमेशा सुना कि जिन लोगों ने भी आपकी पार्टी तोड़ी, परिवार टूटा, उसमें जिसकी भी भूमिका बहुत खराब रही है, गद्दारी की रही है, आपने ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, उसे मैं किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा। आप आखिर तक कायम हैं, प्रिंस को लेकर भी और पशुपति पारस को लेकर भी। लेकिन वीणा देवी ने आखिर चारों को लेकर तो वीणा देवी ने ऐसी कौन सी शर्त पूरी कर दी कि आप मान गए और आपकी नाराजगी उनसे दूर हो गई? क्योंकि ये बहुत सवाल उठ रहा है, ये सोशल मीडिया पे सवाल बहुत उठ रहा है कि चिराग पासवान कैसे मान गए वीणा देवी से। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से, और मेरी वो नाराजगी आज भी बरकरार है। और मुझे लगता है उम्र भर मेरी ये शिकायत उनसे हमेशा रहेगी। जिस तरीके से पार्टी परिवार के टूटने में उनकी भूमिका रही, और इस बात को मैं विनम्रता से मैं कबूल करता हूं कि इन बातों को मैंने ही कहा भी है और मैं कायम भी हूं इन बातों को लेकर। हैविंग सेड दैट, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जब मैं दल के हित की, गठबंधन के हित की मैं बात करता हूँ, ऐसे में पार्टी जब कोई फैसला लेती है और पार्टी भावनाओं से उठकर फैसला लेती है, पार्टी विनेबिलिटी के आधार पर, सर्वेस के आधार पर, फीडबैक्स के आधार पर, अंतोगत्वा 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे वो आपकी पार्टी का भविष्य तय करेगी कि आपने कितनी सीटें जीती। लेकिन इस बीच में ऐसी भी चर्चा चल रही कि जो आपके संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं, शायद वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे खुलकर अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो नाराज हैं। मेरी बात हुई है, और कम से कम मेरे लिए तो देखिए मेरे सारे परिवार के ही हैं। और ये प्रश्न कि यही क्यों, ये मैं पिछले 10 साल से तो सक्रिय राजनीति में रहा हूं, पिताजी के साथ मैंने लंबा राजनीतिक अनुभव मेरा रहा है। यही क्यों, ये प्रश्न हर नाम पर आता है। कोई भी नाम होगा, अगर इनकी जगह, ऐसा नहीं मेरी पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी, मैं उन सौभाग्यशाली पार्टी वालों में से हूं, क्योंकि एक समय था जब हम लोगों से पूछा जाता था कि पहलवान कौन, ये ताना हम लोगों पे कसा जाता था। आज की तारीख में मेरी पार्टी इतनी मजबूत है कि पहलवानों की एक श्रृंखला सामने खड़ी है। उनमें से भी किसी एक को भी अगर चुना जाता तब भी ये सवाल आता कि ये क्यों और ये क्यों नहीं। ये प्रश्न राजनीति में परपेचुअल हैं, ये रहेंगे ही। बट जैसा मैंने कहा कि अंतोगत्वा जब पार्टी फैसला लेती है तो वो तमाम सर्वेस, फीडबैक, विनेबिलिटी के आधार पर फैसला लेती है, और उसी आधार पर लिया गया ये एक ऐसा फैसला है जो पार्टी ने लिया जरूर है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरी वो शिकायत उनसे रही। बट मैं ये भी मानूंगा कि राजनीति में बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, ये दिल इतना बड़ा है कि प्रिंस, मैं जानता हूँ पूरा प्रश्न वही होगा, पर मैं पहले इस वाले प्रश्न को मैं कंप्लीट कर लूं। वीणा जी, जब मेरी नानी का निधन हुआ
तब से वो वापस पार्टी में भी रहीं सक्रिय रूप से। मेरी माँ के साथ, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने पश्चाताप किया, वो रिग्रेट जब तक दिखता नहीं है आपकी आंखों में ना, वो दिल तक जाता नहीं है। कई और सांसद भी हैं जो मेरे संपर्क में थे, आखिर तक भी थे, बट ना वो रिग्रेट था, ना वो भावना थी वो पश्चाताप सिर्फ की। टिकट के लिए आ रहे थे। सिर्फ टिकट के लिए, और वो आए भी तब जब टिकट अनाउंस हुआ। उसके महबूब अली बाद कैसर? कई और नाम भी हैं जिन्होंने प्रयास किया, और वो तब किया जब टिकट अनाउंस हुआ। ये तब रही जब इनको भी नहीं पता था कि चिराग पासवान का भविष्य क्या है और चिराग पासवान को ये सीट मिलेगी कि नहीं पश्चाताप तो मिलेगी। चाचा को हो रहा है, तभी तो चाचा वो कह रहे हैं मुझे कि नहीं 40 पता। सीटों पे वो करेंगे अच्छा, सपोर्ट। हाँ ठीक है, हाँ वो पश्चाताप उनको तो आपने कहा पश्चाताप करने वालों को माफ कर देते हैं, तो चाचा को? मैंने उन पश्चाताप करने वालों को माफ नहीं किया जो टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे पास आए। मैं किसी पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, बट हाँ बाकी सब ने हर पॉसिबल डोर नॉक किया जब सारी जगह से रिजेक्शन हुआ। मतलब आपकी नाराजगी इसलिए कायम है क्योंकि आपने कोशिश सारी कर ली हाजीपुर के लिए, और जब आपको कहीं कुछ मौका नहीं मिला तो आज आप वापस आ चुके हैं, तो आप अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रयास किया सारी जगह, हाँ, तो हाँ, क्या मैं ये गलत कह ये रहा हूँ? पब्लिकली ये सबको मालूम है, हमें वक्त देने के तो लिए। अगर प्रयास अगर सफल रहा होता हाँ, हाँ। तो आप नहीं आते ना, तो आप समर्थन नहीं करते ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ऐसी चर्चा चल रही है हम लोग कि वाइंड अप कर रहे थे। नहीं, नहीं आखिरी सवाल जी। कि मुझे ये जानना है कि कुछ नाराजगी चल रही है आपकी पार्टी के अंदर खाने, कुछ भी ऐसा होता है, कैसे मनाएंगे सबको? देखिए, टिकट वितरण को लेकर ही। सुनिए, और ये- कुछ आपके कार्यकर्ता भी हैं जो सोशल मीडिया पे भी आपके फॉलोअर्स है, यकीनन आप भी देखते ही होंगे, वहां मैं देख रही हूँ कि बहुत आपके बारे में उस तरीके से बातें लिखी जा रही है, देखिए, मतलब सबके कास्ट के बारे में भी ये भी डिफाइन किया जा रहा है, कौन राजपूत है, कौन भूमिहार है, कौन व्यवसायी है, ये सब कुछ क्लियर किया जा रहा है। राइट। 5 सीटें हैं आपके पास, और ये 5 सीटें मतलब 2025 में आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कैसे अपनी पार्टी को कैसे सो नाउ संभालेंगे। पिकिंग द लेग फ्रॉम योर लाइन इटसेल्फ, 5 सीटें ही हैं मेरे पास। हाँ, मैं इसमें 500 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में ही रहकर जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ मैंने करने का प्रयास किया। समय बताएगा मेरा फैसला कितना सही कितना गलत, मैंने करने का प्रयास किया। मैं इस नाराजगी को कवर अप ये कह के भी नहीं करूँगा कि ये हर दल में होता है, क्योंकि होता भी है हर दल में। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। बट हाँ, मैं उनकी नाराजगी को जिनको है मैं उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा कि लोगों की उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती मतलब हैं। आप मना लेंगे सबको, चाचा को छोड़ के? मैंने कईयों को मैंने मना लिया है। चाचा को छोड़ के? हाँ, चाचा और प्रिंस को छोड़ के? देखिए वो विषय अलग है। वो लोग छोड़ कर गए थे, तब भी फैसला उनका था, आज आना है नहीं आना है ये फैसला भी उन्हीं का हुआ। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।